अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने और उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मुनाफे पर बेचने का गंभीर आरोप लगाते हुए कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, भारत न सिर्फ रूसी तेल की भारी खरीद कर रहा है बल्कि उसे खुले बाजार में बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहा है। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं है कि रूस की युद्ध मशीन यूक्रेन में कितने बेगुनाहों की जान ले रही है। ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं भारत के अमेरिका को निर्यात होने वाले सामानों पर टैरिफ में भारी वृद्धि करूंगा। ट्रंप पहले ही भारत पर 25% टैरिफ लागू कर चुके हैं। साथ ही रूस से तेल और सैन्य उपकरण खरीदने के लिए अतिरिक्त जुर्माना यानी कि टैरिफ की बात कही थी। उनके सलाहकार स्टीफन मिलर ने तो और भी आक्रामक रुख अपनाते हुए भारत पर 100% टैरिफ की धमकी दी। मिलर ने दावा किया कि भारत की तेल नीति न केवल रूस को आर्थिक ताकत दे रही है बल्कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे रही है। हाल ही में ट्रंप ने ब्रिक्स समूह और नई दिल्ली के साथ भारी व्यापार घाटे का हवाला दिया और कहा कि अमेरिका इस समय भारत के साथ बातचीत कर रहा है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि हम अभी बातचीत कर रहे हैं और इसमें ब्रिक्स का मामला भी शामिल है। आप जानते हैं कि ब्रिक्स मूलतः अमेरिका विरोधी देशों का एक समूह है और भारत इसका सदस्य है। ये अमेरिकी मुद्रा पर हमला है और हम किसी को भी ऐसा नहीं करने देंगे। हालांकि दूसरी ओर भारत फिलहाल बहुत समझदारी से कदम उठा रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदना जारी रखने का फैसला किया है क्योंकि ये भारत की आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि वो टैरिफ के जवाब में तत्काल जवाबी कार्रवाई करने के बजाय कूटनीतिक रास्ते अपनाएगा। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने भी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत की ऊर्जा नीति राष्ट्रीय हितों और वैश्विक बाजार की मांग पर आधारित है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जानकार मानते हैं कि ट्रंप की ये धमकी भारत को व्यापार समझौते में रियायतें देने के लिए दबाव बनाने की एक सुनियोजित रणनीति है। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है, लेकिन कई मुद्दों पर असहमति बनी हुई है। ट्रंप का भारत की अर्थव्यवस्था को डेड कहना भी तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल गलत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के अनुमान के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2025-26 में 6.4% की दर से बढ़ रही है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अधिकांश विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं से कहीं ज्यादा है। IMF के मुताबिक अमेरिकी अर्थव्यवस्था 2025-26 में मात्र 1.9 से 2.0% की दर से बढ़ रही है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी $670 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर है, जो ट्रंप के दावों को खोखला साबित करता है। यानी कुल मिलाकर भारत कूटनीतिक तौर पर जवाब दे रहा है, ट्रंप की धमकियों से डर नहीं रहा है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस तरह के जो दावे हैं वो किए जा चुके हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि ट्रंप की इस नई धमकी के बाद वो क्या कदम उठाते हैं और उस कदम पर भारत क्या जवाब देता है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पहली बार अरब जगत की तरफ से एक अलग सुर मिला, जहां सऊदी अरब और फ्रांस जैसे देश हमास से हथियार डालने और गाजा में सत्ता छोड़ने की मांग करने लगे। लेकिन इस ऐतिहासिक दबाव के बीच हमास का जवाब उतना ही साफ और अडिग रहा। जब तक यरूशलेम राजधानी वाला स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य नहीं बनता, तब तक संघर्ष रुकेगा नहीं। हमास ने यह भी साफ कर दिया कि उनका आंदोलन कोई सत्ता की भूख नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम है, जो 75 सालों से चल रहे अन्याय के विरुद्ध खड़ा है। इस संघर्ष की सबसे बड़ी ताकत है आत्मनिर्भर प्रतिरोध और इस प्रतिरोध की ऋण हथियारों की सप्लाई। जबकि इसराइल ने गजा को चारों तरफ से घेर रखा है, हमास न केवल संघर्ष जारी रखे हुए बल्कि जवाबी कार्रवाई की क्षमता बरकरार रखता है। इसके पीछे खड़ा है ईरान, वह देश जो फिलिस्तीन की आजादी को सिर्फ नारा नहीं अपनी जिम्मेदारी समझता है, बाकी के मुस्लिम देशों से बिल्कुल इतर। ईरान ने हमास को न सिर्फ हथियार दिए बल्कि तकनीकी ट्रेनिंग, मिसाइल निर्माण में सहयोग और रणनीतिक मार्गदर्शन भी दिया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान को पता है कि उसके खिलाफ इसराइल और अमेरिका खड़े हैं, लेकिन फिर भी वह हमास को अपना समर्थन किसी न किसी तरीके से जारी रखता है ताकि वह गाजा की लड़ाई को लड़ सके। गाजा में इसराइल को मिले AZ-111, A2 मोर्टार फ्यूज और M112 डिस्ट्रक्शन चार्जेस यही बताते हैं कि ईरानी मदद सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि वास्तविक है।
ईरान की यह भूमिका केवल सैन्य नहीं, यह एक विचारधारा भी है जिसमें दमन के विरुद्ध संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दिया जा रहा है। जब पूरी दुनिया खामोश हो या पाखंडी, तब तेहरान से आती यह मदद हमास को बता देती है कि वह अकेला नहीं। यह सहयोग सिर्फ गोला बारूद नहीं बल्कि आत्मबल भी है। ईरानी समर्थक बताते हैं, गजा में हमास केवल आयातित हथियारों पर निर्भर नहीं, इसराइल द्वारा छोड़े गए नव फटे बमों और गोला बारूद को हमास स्थानीय वर्कशॉप्स में रिसाइकल कर रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों में बदल देता है। यह कोई आतंक नहीं बल्कि संसाधनों की जिद्दी लड़ाई है। जब कोई रास्ता न बचे तो मलबे से भी प्रतिरोध गढ़ा जाता है। यह हथियार गजा की संकरी गलियों और भूमिगत सुरंगों से गुजरकर इसराइल के कब्जे को सीधी चुनौती देते हैं। लीबिया, इराक और अफगानिस्तान जैसे युद्ध से थके देशों से भी हमास को हथियार मिलते हैं। चीनी, रूसी और उत्तरी कोरियाई तकनीक से बने ये हथियार अब फिलिस्तीन के बच्चों की जान बचाने का माध्यम भी बने हैं। ये हथियार मिस्र होते हुए सुरंगों के जाल से गजा पहुंचते हैं। कभी 2500 से ज्यादा सुरंगों वाले इस नेटवर्क को मिस्र ने कई बार तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन जमीन के नीचे इस जंग में हमास अब भी मजबूती से खड़ा है। समुद्र के रास्ते से भी तस्करी होती है। वो मध्य सागर के किनारों से आने वाली छोटी नाव, मछुआरों और स्थानीय नेटवर्क के जरिए हथियार अब भी गजा में पहुंच रहे हैं। लेकिन शायद सबसे जरूरी बात यह है कि हमास ने अब खुद भी हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर ली। रॉकेट, ड्रोन, आईईडी और छोटी मिसाइलें, सब कुछ गजा के भीतर बनता है। और यही बताता है कि ये संघर्ष केवल बाहरी मदद से नहीं बल्कि अंदर उपजा हुआ है। दुनिया भले ही हमास को आतंकवादी संगठन के फ्रेम में देखना चाहती हो, लेकिन गजा की सच्चाई अलग है। जब इसराइल टैंकों और जेट्स से बम बरसता है, तब कोई तो है जवाब देने की जो ताकत रखता है। हमास सिर्फ हथियार नहीं चला रहा, वह अपने लोगों के लिए एक आवाज बन चुका है और ईरान उस आवाज को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी दे रहा, भले ही राजनीतिक कीमत चुकानी पड़े। ये शब्द ईरानी समर्थकों के हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। तीन अगस्त की सुबह यमन के हुती लड़ाकों ने एक बार फिर इसराइल के खिलाफ आक्रामक रुख दिखाते हुए लंबी दूरी तक की 3 ड्रोन हमले करने का दावा किया। हुती सैन्य प्रवक्ता याहिर सारी के मुताबिक इनमें से 2 ड्रोन इसराइल के सैन्य प्रतिष्ठानों याफा और अश्कलोन को निशाना बनाने में सफल भी हो गए, जबकि तीसरा ड्रोन हाइफा के एक बंदरगाह पर जाकर गिरा। हुतियों ने इसे सफल अभियान भी करार दिया है।